आइए एक नजर डालते हैं खास रिपोर्ट की ओर। आप सभी को बता दूं कि मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के भाव में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो सोने की, तो सोने में अप्रैल का फ्यूचर ट्रेंड 58 रुपए की तेजी के साथ में 46,956 रुपए के लेवल पर पहुंच गया है। साथ ही साथ चांदी के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और लगभग 70,000 रुपए तक चांदी पहुंच चुकी है। तो आइए आज के भाव के बारे में जानते हैं और आने वाले समय में क्या भाव रह सकता है उसके बारे में एक नजर डालते हैं। मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने के भाव में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। सोने में अप्रैल का फ्यूचर ट्रेंड 58 रुपए की तेजी के साथ 46,959 रुपए के लेवल पर था। तो वहीं चांदी का मार्च का फ्यूचर ट्रेंड 140 रुपए की तेजी के साथ 70,572 रुपए के लेवल पर था। आपको बता दूं, सोने की कीमतों में हल्का दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन चांदी की कीमत एक बार फिर 70,000 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच चुकी है। और इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी आज सोने में तेज़ी देखने को मिली है। अमेरिका में सोने का कारोबार $2.15 की तेज़ी के साथ $1,813.54 प्रति औंस के रेट पर आ गया है। वहीं चांदी का कारोबार भी $0.15 की गिरावट के साथ $28.08 के लेवल पर था। अगर हम दिल्ली के अंदर 30 फरवरी को सोने की भाव की बात करें, यानी कल, तो 22 कैरेट गोल्ड का भाव 45,410 रुपये और 24 कैरेट गोल्ड का भाव 49,530 रुपये था। वहीं दूसरी ओर चांदी का दिल्ली के अंदर भाव 70,500 रुपये था। तो वहीं दिल्ली सर्राफा बाज़ार में सोमवार को गोल्ड के भाव में 278 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेज़ी आई और राजधानी दिल्ली में 99.9 ग्राम शुद्धता वाले सोने का नया भाव अब 46,013 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। और आज जो ये आरटीआई कार्यकर्ता भगवान सिंह के साथ में जो घटना बनी है उस बारे में आप क्या कहोगे? हाँ, शिकायत मिली थी फ़ोन से, जिस पे एएसआई मौके पे गए थे और मौके की जो स्थिति उसके अनुसार उन्होंने वहाँ पे गैरसैल शिकायत ये थी कि भगवान सिंह जो आरटीआई का काम भी करते हैं, उन्होंने वो शिकायत की थी सरकारी गोचर पे अतिक्रमण के समय उसकी पैमाइश पटवारी द्वारा की जा रही थी। उस बात को लेके जिनकी शिकायत की गई थी उनके द्वारा भगवान सिंह के साथ हाथापाई और मारपीट की शिकायत आई थी, जिस पे वहाँ मौके पर पहुँचे और उसकी मौके की परिस्थिति अनुसार जो व्यक्ति जिसने ये शांति भंग की, जन सिंह नाम से, उनको मौके से हिरासत में लिया गया और 151 में अरेस्ट किया गया मेडिकल करा के। और इस घटनाक्रम के संबंध में अलग से उन्होंने एक जो रिपोर्ट दी है भगवान सिंह जी ने, उस रिपोर्ट पे हमने अलग से एक क्रिमिनल केस अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के मुताबिक दर्ज कर लिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर। कौन से धाराओं में दर्ज किया है? जो रिपोर्ट के मुताबिक है, जिसमें आरोप है मारपीट और पत्थर से फेंकने के संबंध में जो भी सैंक्शंस हैं उस संबंध में, मोबाइल लेने का भी उसमें आरोप है, सभी कंसर्निंग जो धाराएं हैं उनमें दर्ज करके तफ्तीश कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। मानवता एक बार फिर शर्मसार हो गई है। निर्भया कांड के बाद जहां लग रहा था कि पूरे देश में आक्रोश है, ऐसा लग रहा था कि देश जाग गया है और हमारा समाज अब महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेगा और सिस्टम इन्हें गंभीरता से लेगा। लगातार हो रहे रेप की सूची मानो बढ़ती ही जा रही है। निर्भया हो, बदायूं हो या उन्नाव, ये सिलसिला मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इसी सूची में एक और कांड शामिल हो गया है। ये कांड है झुंझुनू जिले के पिलानी इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक आरोपी युवक ने पहले तो 5 साल की मासूम का अपहरण किया, फिर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया। सूत्रों के अनुसार 5 साल की मासूम को चॉकलेट का झांसा देकर इस दर्दनाक वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने शुक्रवार देर रात को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रदेश में महिला अत्याचार और बलात्कार से जुड़े मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला झुंझुनू जिले के पिलानी देव रोड मार्ग का है। यहां आरोपी ने रूफ कपा देने वाली वारदात को अंजाम दिया है,
जानकारी के अनुसार 5 साल की मासूम शाम को 5:30 बजे अपने 10 साल के भाई के साथ खेल रही थी। तभी एक युवक वहां स्कूटी से आया और बच्ची को उठा कर ले गया। इसके बाद बच्ची का भाई आरोपी की गाड़ी के पीछे भागा, लेकिन उसे पकड़ने में सफलता नहीं मिली। घटना की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करवाई। इसके बाद करीब 2.5 घंटे के बाद गाड़ाखेड़ा पुलिस चौकी से सूचना मिली कि शाहपुर रोड पर एक कुएं के पास रोते हुए एक मासूम मिली है। इसके बाद मामले की छानबीन की गई। फिर पता चला कि ये वही बच्ची है जिसका अपहरण किया गया था। साथ ही बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि भी हो गई। पुलिस ने बच्ची को पास के ही अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन इसके बाद बच्ची ही नाजुक हालत में देखते हुए इसे जयपुर रेफर किया गया। मासूम के मिल जाने के बाद उसके परिजन अस्पताल पहुंचे। इसके बाद अस्पताल में मेडिकल बोर्ड की ओर से बच्ची के मेडिकल करवाया गया। वहीं इस मामले में गिरफ्तार आरोपी से अब पुलिस पूछताछ में जुटी है। बताया जा रहा है कि आरोपी मासूम को चॉकलेट के बहाने अपने साथ ले गया था। इधर चिकित्सकों का कहना है कि बच्ची बेहद डरी हुई है और कुछ नहीं बता पा रही। फिलहाल इलाज जारी है। आखिर कब तक महिलाओं को हो रहे लगातार अत्याचार को झेलना पड़ेगा? आखिर कब सिस्टम इन्हें गंभीरता से लेगा? कब लोगों में जागरूकता आएगी? भाजपा कोर कमेटी की बैठक आज होगी, जिसमें 4 विधानसभा उपचुनाव के मुद्दे पर चर्चा होगी। विधानसभा के विधायकों की चिट्ठी के मामले पर भी चर्चा की जाएगी। पिछले निकाय चुनाव परिणामों पर भी मंत्रणा की जाएगी। संगठन संरचना विषय पर भी होगा आज मंथन। जॉबनेर जयपुर में चल रहे 5 दिवसीय कृषि मेले का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने किया। जयपुर के जोबनेर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय किसान मेले का शुभारंभ हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया व तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने कृषि मेले का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर JS सिंधु ने की। वहीं प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर सुदेश कुमार ने बताया कि प्रसार शिक्षा निदेशालय श्री कर्ण नरेंद्र सिंह विश्वविद्यालय व कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय कृषक वैज्ञानिक संगोष्ठी एवं तकनीकी समारोह के दौरान लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। उद्घाटन समारोह में अतिथियों द्वारा विश्वविद्यालय में किसानों के तैयार किए गए विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया गया। समारोह में राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित प्रगतिशील किसानों का सम्मान भी किया गया। कृषक मेले में कृषक वैज्ञानिकों संवाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया गया। लंबे समय से किसान मेला आयोजित किया जा रहा है। किसानों में बहुत हमारे तरफ से डिमांड आ रही थी कि आप बड़े स्तर पर करिए, जिसमें एक ही जगह पर किसान को सब तरह की जानकारी मिल सके। किसान मेला एक ऐसी जगह है जहां पर यह सब जानकारी मिल सकती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप हमारे कैंपस में देखेंगे कि जो वर्षा जल है उसको एकत्र कैसे किया जाए, उसके लिए हमने बहुत बड़े प्रयास भी लेवल पे किए हैं और हर किसान को चाहेंगे कि वो जल का प्रबंधन अच्छे से करे और बाकी जो खेती से जुड़ी हुई नई नई साइंस आ रही है उसको भी जाने और हमारे यहाँ पर जो रिसर्च का कार्य हो रहा है कि वो भी आप तक पहुँचाएँ ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। क्योंकि ये कोविड का पीरियड है, इसलिए हमने इसको 5 दिन का रखा है। पूरा जो है कोविड की गाइडलाइन का भी पालन हो और हम अपना कार्य भी करें। किसान के परिवार में कैसे खुशहाली आए, हमारे VC साहब ने और कृषि विभाग का जो आत्मा डिपार्टमेंट है उनके साथियों ने मिलकर, हमारे मंत्री महोदय भी मौजूद है गर्ग साहब, आज हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं और ये 26 तारीख तक चलेगा, ये किसान मेला चलेगा, जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। क्योंकि राजस्थान में जो हमारा भूभाग है उसमें अलग अलग तरह, कहीं नहरी इलाका है, कहीं शुष्क है, किस ज़िले में क्या पैदावार हो सकती है और पशुधन को साथ में लेके किसान अपनी आय को कैसे बढ़ा सकता है। आज नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी विभाग ने ले रखा है ताकि किसान की जोत के साथ में जैविक खेती का जो उपयोग, जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में होती है। क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार से कैंसर की महामारी है, कोरोना काल भी चल रहा है, आदमी का इम्यूनिटी डेवलप रहना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में देखा गया है कि हमारी जो खाद्य सामग्री है उसके बारे में डॉक्टरों ने बार बार चेताया और आदमी जब अच्छा खाएगा तो स्वस्थ रहेगा, तो निश्चित तौर पे प्रदेश और देश को तरक्की के लिए उसकी GDP ग्रोथ में जो जितना योगदान किसान का रहा है इस कोरोना काल में और किसी भी सब्जेक्ट में नहीं रहा। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो
26 तारीख का जो मेला है जो लगातार ये चलेगा, आसपास के जितने भी हमारे किसान हैं। बड़ी खबर बाड़मेर से सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, आरटीआई कार्यकर्ता भगवान सिंह लाबराऊ पर हमला किया गया है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बाड़मेर जिले के अंदर आरटीआई कार्यकर्ता भगवान सिंह लाबराऊ पर हमला किया गया। तो वहीं रामसर थाने पहुंचे भगवान सिंह और कई मीडिया के साथ ही साथ मेडिकल करवाने पहुंचे हैं। पुलिस के साथ रामसरा पीएससी पर नहीं मिले हैं वहां पर कोई भी डॉक्टर, और सीएचएमओ बाड़मेर से बातचीत के 2 घंटे बाद डॉक्टर सामने आए। वहीं सिवानी मंडी के बेड़वा गांव में महिला कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसके पहले दिन अनेक प्रकार के मुकाबलाओं का भी आयोजन किया गया। सिवानी मंडी उपखंड में गांव बड़वा में गावर रोड पर स्थित व्यायामशाला में सोमवार को पहला महिला कुश्ती दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गांव के समाज सेवी व उद्योगपति मुकेश डालमिया ने शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता गांव के सरपंच प्रतिनिधि नंदकिशोर गंडेर ने की। उन्होंने विधिवत रूप से दंगल की शुरुआत करवाई। इस दौरान पहले दिन दंगल में कई प्रकार के मुकाबला का आयोजन भी किया गया। पहले दिन महिला दंगल कार्यक्रम की शुरुआत करवाने के बाद समाज सेवी डालमिया ने कहा कि निश्चित रूप से यह हमारे समाज के लिए बड़ी उपलब्धि है कि गांव स्तर पर बेटियां पहलवानी में आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि बड़वा गांव के लिए यह भी एक बड़ा समाचार है कि गांव में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब हम कह सकते हैं कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। उन्होंने दंगल की आयोजन कमेटी को इसके लिए बधाइयां भी दी। इस अवसर पर समाज सेवी भागीरथ जांगड़ ने कहा कि बेटियों को उनका स्थान तभी मिल पाएगा जब इस तरह की प्रतियोगिताओं का वो सीधे रूप से भाग लेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों की महिलाओं ने दंगल में भाग लिया। इस अवसर पर पहले दिन कई प्रकार के मुकाबले करवाए गए, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर जोनी तंवर, विनोद बिरलथिया, गंगाराम, हरेंद्र पानू सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। राजधानी जयपुर में भी प्रीमियम पेट्रोल के दाम का शतक लग चुका है। जयपुर में प्रीमियम पेट्रोल के दाम 100 रुपये 25 पैसे तक पहुंच चुका है। 2 दिन बाद फिर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। डीजल 37 पैसे और पेट्रोल 36 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। समान पेट्रोल के दाम 97.56 पैसे प्रति लीटर, डीजल के आज के दाम 89 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया है। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री होशियार मीणा ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ हो रहे मतभेद को लेकर कुछ चर्चा की है, जिसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को सामने रखा है। आइए देखते हैं कि क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदु। राजस्थान राज्य के सभी विश्वविद्यालयों ने प्रमोटेड विद्यार्थियों को 5% बोनस अंक दिए हैं, जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय ही ऐसा एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसमें 5% बोनस अंक नहीं दिए हैं। अतः राजस्थान विश्वविद्यालयों को लेकर छात्रों के साथ मतभेद भाव खत्म करके उन्हें 5% बोनस अंक छात्रों को दिए जाएं। प्रदेश मंत्री एबीवीपी के होशियार मीणा ने कहा कि नॉन कॉलेज वाले छात्रों से विमर्श शुल्क के नाम पर 1000 की वसूली रोकी जाए। राजस्थान के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर भर्ती से पहले सेट की परीक्षा का आयोजन किया जाए। उच्च शिक्षा में स्नातक और स्नातकोत्तर में प्रमोट हुए छात्र छात्राओं को सभी प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाए। राजस्थान विश्वविद्यालय की नई लाइब्रेरी को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। छात्र 2021 के पीजी सेमेस्टर व यूजी के सभी कक्षाओं का परीक्षा पाठ्यक्रम में कमी की जाए, क्योंकि परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही कम समय दिया जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल करके सिंगल विंडो सिस्टम अपनाया जाए, बल्कि शिक्षा निःशुल्क करने के अपने वादे को राजस्थान सरकार पूरा करे। बेरोजगारी भत्ते की वेरिफिकेशन प्रक्रिया को त्वरित करके जल्द से जल्द बेरोजगारी भत्ता शुरू करें। राज्य सरकार द्वारा बसों के किराए में दुगनी वृद्धि कर दी गई है, जिससे कम काम किया जाए और ऐसी लो फ्लोर बसों में भी एसटी चालू की जाए। राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी महोदय की नियुक्ति प्रक्रिया की स्पष्ट जांच हो। जल्द ही जल्द एमपेट परीक्षा का आयोजन किया जाए। सभी विभागों में पीजी की सीटों में 10% की बढ़ोतरी की जाए। ऐसी कई मांगे एबीवीपी प्रदेश मंत्री होशियार मीणा ने ऐसी कई मांगे रखी हैं। बी आर्क और बी प्लानिंग की परीक्षा कल से शुरू होगी और बीटेक की परीक्षा 23 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित की जाएगी।
परीक्षा केंद्र पर छात्रों को ओरिजिनल आईडी से प्रवेश दिया जाएगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक की 2 पारियों में यह परीक्षा होगी। वहीं खबर सेडवा से, जहां शिक्षा विभाग की कमेटियों ने निजी शिक्षण संस्थान की अनदेखी की, जिसके बाद कमेटियों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। सेवड़ा में निजी शिक्षण संस्थान संघ सेवड़ा की तरफ से आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यक्रम सेवड़ा में शिक्षा विभाग की कमेटियों में निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधित्व एवं बसंत पंचमी के दिन जिला मुख्यालय एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर आयोजित गार्गी पुरस्कार व बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह में निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों की अनदेखी की गई। विभागीय अधिकारियों को सौतेले व्यवहार को दर्शाती है एवं यह नीति निजी विद्यालयों एवं सरकारी विद्यालयों के बीच भेदभाव पूर्ण है। यह बात निजी शिक्षण संस्थान संघ सेवड़ा के ब्लॉक महामंत्री श्री राम सिंह सोडा ने बताया एवं इससे संबंधित इसके मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिससे निजी शिक्षण संघ अध्यक्ष जगदीश बिश्नोई, शोभन लाल बिश्नोई, रामजीवन बिश्नोई, जोगराम लामरोड आदि उपस्थित रहे। आबकारी विभाग से एक बड़ी खबर आ रही है कि कल से शराब की दुकानों की नीलामी नहीं होगी। आवेदन कम आने पर अब ऑक्शन की तारीख 3 से 10 मार्च तक होगी। शराब की दुकानों की नीलामी 2 मार्च तक पहले चरण की नीलामी के लिए आवेदन भरे जाएंगे। वही खबर 12 से, जहां ईंट के व्यापार में ठेके के ठेकेदारों द्वारा मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। 12 में ईंटों के व्यापार में भट्टे के ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है मजदूरों का शोषण। जिले में ईंट का व्यापार जोरों पर है। पत्थरों के अवैध खनन पर जब से कोर्ट ने रोक लगाई है, तब से अब मकान का निर्माण करने में ईंट का इस्तेमाल बढ़ गया है। जब से मकान निर्माण में ईंटों का उपयोग बढ़ रहा है, तब से ईंटों के भाव भी आसमान छू रहे हैं। ईंट व्यापारी 1000 ईंटों के खरीदार से 6000 रुपए लेता है, तो वहीं ईंट व्यापारी 1000 ईंटों को बनाने के लिए मजदूरों को मात्र 400 रुपए का भुगतान करता है, तो जो बहुत कम है। ईंट व्यापारियों के द्वारा 1000 ईंटों को बयान के लिए मजदूर को मजदूरी मात्र 400 रुपए दिए जाकर ईंट व्यापारियों द्वारा मजदूर का शोषण किया जा रहा है, जबकि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की अति आवश्यकता है। पांडिचेरी के अंदर चल रहा सियासी संकट कल कांग्रेस की सरकार के गिरने के साथ ही खत्म हो चुका है, और वहीं वी नारायण स्वामी के इस्तीफे के बाद में उनको बहुमत साबित करना था, लेकिन उन्होंने बहुमत साबित नहीं कर पाए और डीएमके के विधायक व कांग्रेस के विधायक जब समर्थक साबित करना था तब वॉकआउट होते हुए सदन से बाहर आए हैं। तो इसी को लेते हुए सरकार कांग्रेस की पांडिचेरी के अंदर गिरती हुई नजर आई है। लेकिन इसके पीछे की गणित आखिरकार है क्या, मैं आप सभी को बताता हूं। गणित की अगर हम बात करें तो पांडिचेरी विधानसभा की 33 सीटों में से 30 निर्वाचित सीटें हैं और 15 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी सरकार भी पांडिचेरी के अंदर बनाई थी। लेकिन पिछले दिनों इस्तीफे के बाद में नारायण स्वामी को 11 विधायक ही रह गए थे उनके पास में, और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास में 14 विधायक थे, और इसी के चलते हुए यह सरकार भी गिरती हुई नजर आई है। लेकिन सरकार तो पांडिचेरी के अंदर गिरी और इसका असर राजस्थान के अंदर देखने को मिला है। राजस्थान में पिछले काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में घमासान चल रहा था, और इसी को लेते हुए एक एसएलपी भी दायर की गई थी मुख्य सचेतक महेश जोशी के द्वारा, जिसमें इन सभी बागी विधायकों की सदस्यता को खत्म किया जा सके। लेकिन कल एक बार फिर इसके अंदर पलट खाता हुआ नजर आया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने उस एसएलपी को वापस लेने की बात कही है, जिससे अब उन सबकी सदस्यता को शायद खतरा नहीं हो सकता। लेकिन वहीं दूसरी ओर सीपी जोशी अभी भी इस पर कायम नजर आ रहे हैं। तो आइए इसके पीछे आखिर ये राजनीतिक संकट भी है और आखिर इस राजनीति के अंदर और क्या क्या हो सकता है उसकी ओर नजर डालते हैं। पांडिचेरी में चल रहा सियासी संकट कल सोमवार को कांग्रेस की सरकार के गिरने के साथ ही खत्म होता हुआ नजर आया है। वी नारायण स्वामी सरकार को सदन में बहुमत साबित करना था और वोटिंग से पहले ही कांग्रेस व डीएमके विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। तब स्पीकर ने ऐलान किया था कि सरकार बहुमत साबित करने में नाकाम रही है। और अगर हम इसकी बात करें तो धनबल से
सरकार को गिराया गया है, ऐसा कहना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पांडिचेरी में उपराज्यपाल के जरिए परेशानी खड़ी कर व धनबल जैसे अनैतिक तरीकों से सरकार गिरा करके भाजपा ने दिखाया है कि वे सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और अब पांडिचेरी में प्रलोभन देकर के इस्तीफा दिलवाया हो गया। सत्ता त्यागने का नया तरीका भी है और राजस्थान में भी ऐसे करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन यहाँ मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट व उनके समर्थक 18 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी वापस लेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने वकील को लिख करके दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करने की तैयारी भी की जा रही है। गुजरात के भरूच से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री में एक जोरदार धमाके के साथ आग लग गई है। इस आग की भयावह लपटें दूर से दिखाई दे रही हैं। इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही है। पुलिस वालों से मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में लगभग 20 कर्मी जख्मी हो गए हैं। आइए देखिए हमारे साथ ये खास रिपोर्ट। गुजरात के भरूच जिले में मंगलवार को एक रसायन फैक्ट्री में जबरदस्त धमाके के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 20 कर्मी घायल हो गए। पुलिस निरीक्षक पीएच वसावा ने बताया कि यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड कंपनी की इकाई में आग देर रात करीब 2 बजे लगी। झगाड़िया औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इस फैक्ट्री में दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले रसायनों का उत्पादन होता है। अधिकारी ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि उसे घटनास्थल से काफी दूर तक मौजूद लोगों ने भी सुना। उन्होंने बताया कि घटना में कम से कम 20 कर्मी घायल हुए हैं। इसमें से 8 को भरूच और अंकलेश्वर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 12 अन्य को शुरुआती इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर दमकल की करीब 15 गाड़ियां भेजी गई और सुबह करीब 6:30 बजे आग पर काबू पा लिया गया है। आज जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में कोर कमेटी की बैठक रखी गई, जिनमें तमाम रणनीतियों पर चर्चा भी की गई और कृषि कानूनों के लाभ को जन तक पहुंचाने के लिए भी रणनीति तैयार की गई। आइए जानते हैं क्या कुछ रहा इस बैठक का हाल। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन पहले दिल्ली में हुई बैठक के बाद आज जयपुर पार्टी प्रदेश में कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में कृषि कानूनों के अलावा विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शाम 4 बजे पार्टी मुख्यालय में हुई। इसमें कृषि कानूनों से जनता को लाभ और इसके प्रचार के साथ ही इन मुद्दों पर कांग्रेस के विरोध का जवाब देने की रणनीति भी तैयार की गई। इसके साथ ही 4 विधानसभा उपचुनावों की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक में कोर ग्रुप के सभी सदस्य शामिल रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में हुई कोर ग्रुप की बैठक में खासतौर पर कृषि कानूनों से लाभ की जानकारी किसानों के बीच पहुंचाने को लेकर रणनीति बनाई गई। इनको लेकर भ्रांतियां दूर करने का जिम्मा भी नेताओं को सौंपा गया। उपचुनाव की रणनीति तैयार करने के साथ ही प्रमुख नेताओं को इसकी जिम्मेदारी भी बांटी गई। पार्टी चुनावों में एकमुखी होकर जनता के बीच पहुंचने, इसको लेकर आम सहमति बनाने का भी प्रयास किया गया। बारह में 23 फरवरी को कृषि उपज मंडी में हंगामा हो गया। मुनीम संघ ने इस नीलामी को बंद करवा दिया। व्यापारियों द्वारा बदतमीजी करने का मामला था ये। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और माफी मांगने के बाद मामला वहीं शांत हो गया। 2 घंटे तक नीलामी बंद रही, जिसकी वजह से किसान काफी परेशान हुए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता देता हूं कि चीन और भारत दोनों के बीच में पिछले काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। कभी जमीन को लेकर के यह विवाद चल रहा था, तो कभी कोरोना वायरस को लेकर के यह विवाद लगातार चलता हुआ जा रहा था। लेकिन अब इस विवाद पर लगभग विराम लग गया है और कई बार भारत और चीन के बीच में भी इस बारे में वार्तालाप हुई है और अब इसका नतीजा सामने आता हुआ नजर आया है। आप सभी को बता दूं कि चीन और भारत के बीच में 2 समझौतों की खबर सामने आ रही है, जिसके अंतर्गत चीन अब भारत के अंदर ब्रिक्स सम्मेलन करने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं भारत ने चीन को 45 चीनी निवेश प्रस्तावों में मंजूरी भी देने की बात कही है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
और सचिन पायलट के बीच में लगातार काफी समय से विवाद चल रहा था और यह विवाद अब एक बार फिर विराम लग रहा है। आप सभी को बता दूं कि सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी की याचिका से पिछले साल प्रदेश में राजनीतिक संकट खड़ा हो गया था, तो वहीं महेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एसएलपी को वापस लेने की अर्जी लगा दी है, जिससे अब यह विवाद लगभग खत्म होता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सीपी जोशी ने अभी अपनी अर्जी नहीं लगाई है और इसी को लेकर के अभी भी विवाद थोड़ा चलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि बीजेपी के अंदर भी राजस्थान सरकार में लगातार गुटबाजी देखने को मिल रही है। अभी सदन के अंदर जो हंगामे हुए उसको लेकर के चर्चाओं में लगातार गुलाब चंद कटारिया भी बने हुए हैं। अगर हम गुलाब चंद कटारिया की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया उन्होंने कहा कि सदन के अंदर लगभग सभी को बोलने की अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि जिसके दिल पे बीतती है वही अपनी बात को अच्छे से बता सकता है। और इसी को लेकर के राज्यपाल के भाषण पर जब चर्चा की गई तो कम से कम लगभग सभी को 10 से 12 मिनट बोलने का मौका भी दिया गया था। तो इसी को लेकर के उनका कहना है कि सदन में लगभग सभी को बोलने की अनुमति दी जाए और इस सिलसिले में वह प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी के सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे से भी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बता देता हूं कि पिंकी मीणा ने कहा है कि निलंबित आरएएस पिंकी मीणा ने अपनी अर्जी जमानत अर्जी वापस ले ली है। अब मामले में चालान पेश होने के बाद में ही आरोपी की जमानत की अर्जी उसे मिल जाएगी। लेकिन पिंकी मीणा ने सुनवाई के दौरान कहा था कि उस मामले में उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर मामला रिश्वतखोरी का दर्ज है। आप सभी को मामले के बारे में बताता हूं कि 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के एवज में उन्हें 13 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और अभी शादी की वजह से उन्हें अंतरिम जमानत भी दी गई थी। साथ ही साथ एक बात और आप सभी को बताता हूं कि कल बजट राजस्थान का पेश होने वाला है और इसी को लेकर के बिजली विभाग ने बजट से पहले ही राजस्थान की जनता को एक अच्छी खबर दी है। अच्छी खबर यह है कि 2370 पदों पर भर्ती निकाली गई है और इसके अंतर्गत अब एईएन, लेखाधिकारी और साथ ही साथ लेखाधिकारी कार्मिक, जूनियर अकाउंटेंट सहित कई पोस्टों पर भर्ती भी निकाली गई है। तो अब राजस्थान की जनता उस पर अप्लाई कर सकती है और यह नौकरी पा सकती है। साथ ही साथ 24 तारीख यानी कल से इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी और इसी के चलते हुए आप नौकरी पा सकते हैं और बेरोजगारी से छुटकारा मिल सकता है। वहीं बाड़मेर से मुनवाओ जाने वाले 25 राष्ट्रीय राजमार्ग कई वर्षों से सिंगल रोड पर ही चल रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिला बाड़मेर में मुनावाओ जाने वाले 25 राष्ट्रीय राजमार्ग गगरिया से मुनावा तक 50 किलोमीटर की दूरी पर सिर्फ सिंगल रोड पर ही चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहन को एक दूसरे रास्ते पर क्रॉस करने के लिए आमने सामने परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का भय बना रहता है। गडरा रोड कस्बे में बाड़मेर रोड पर लगे हुए बोर्ड पर काफी समय से दर्शा रहा है कि इस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का पिछले 4-5 वर्षों से दर्जा तो दे दिया गया है, परंतु यह राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ सिंगल रोड पर ही चल रहा है। मुनावा अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन एवं सीमावर्ती क्षेत्र में सैन्य गतिविधि एवं कई विभाग स्थित हैं, जहां पर बड़े बड़े वाहन भी इस रोड पर आते जाते हैं, परंतु यह राष्ट्रीय राजमार्ग 50 किलोमीटर का मार्ग सिर्फ सिंगल रोड पर चल रहा है। वहीं विभाग की उदासीनता के कारण इस राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर पटरियां बनाई जाती हैं, परंतु यह पट्टी भी विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदार की सांठगांठ से सही तरीके से ना बनवाकर पटरी पर ग्रेवल सही नहीं बिछाने के कारण 5 इंच से 6 इंच गहरे गड्ढे बने हुए हैं। एक दूसरे वाहन को आमने सामने रोड पर चढ़ने के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस रोड पर चलने वाले वाहन मालिकों को भी एवं आम जनता को भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी विभागीय अधिकारियों द्वारा इसकी सुध तक नहीं ली गई है। नागरिया एवं मुनावा के आगे भरतमाला प्रोजेक्ट रोड चालू कर दी गई है एवं बना दी गई, परंतु इस राष्ट्रीय राजमार्ग की शोध ना तो किसी राजनेताओं ने ली, ना ही इस और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ही ध्यान दे रहा है। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की। बूंदी जिले के केशरा पायटन में 17 साल से बंद पड़ी
शुगर मिल को दोबारा चालू करवाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पिछले 12 दिन से केशवराय पाटन के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया, प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। प्रदर्शन में केशवराय पाटन के बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल भी शामिल हुई हैं। किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। तो आपको बता दें, विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने कहा कि शुगर मिल चालू नहीं करके केशवराय पाटन की जनता के साथ धोखा चल रहा है। एक तरफ तो सरकार नए नए कार्यक्रम चला करके रोजगार देने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शुगर मिल चालू कराने को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। जबकि शुगर मिल चालू होने से हाड़ौती संभाग के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और ऐसा लगता है कि सरकार को किसानों की चिंता नहीं, बल्कि सरकार को किसानों की मांग पर विचार करना चाहिए। यदि समय रहते सरकार ने किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। कोटा में कई अधिकारी ऐसे हैं जो संपर्क पोर्टल पर कई दिन से लॉगिंग ही नहीं कर रहे। जब लॉगिंग ही नहीं कर रहे तो मॉनिटरिंग कैसे हो जाएगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इसकी पोल शनिवार को कोटा दौरे पर आए अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ एवं जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने खुद खोली है। वे ऐसे अधिकारियों की सूची लेकर आए थे जो लंबे समय से पोर्टल पर लॉगिंग तक नहीं कर रहे। तो बैठक के दौरान ही उन्होंने लैपटॉप मंगवा करके सीएमएचओ से पोर्टल पर लॉगिंग भी करवाया। तो मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर पात्र लोगों को चिन्हित करें और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान देने को कहा गया है। कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने कहा कि सभी विभाग संपर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों की खुद मॉनिटरिंग करें और साथ ही बैठक में एडीएम सिटी आरडी मीणा, एसपी ग्रामीण शरद चौधरी, निगम आयुक्त वासुदेव मालावत और कीर्ति राठौड़ और एएसपी प्रवीण जैन भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के खिलाफ में कोटा में तीसरे दिन भी सड़क पर कांग्रेसी उतरे हैं। 4 किलोमीटर की किसान संघर्ष पदयात्रा भी निकाली गई। तो वहीं आप सभी को बता दूं, कृषि कानून और बढ़ती महंगाई के विरोध में कोटा में तीसरे दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। आज शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से किसान संघर्ष पदयात्रा निकाली। करीब 4 किलोमीटर के पैदल मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में मोदी विरोधी तख्तियां और तिरंगे झंडे लिए हुए थे। नया खेड़ा से इलेक्ट्रेट तक निकाले गए पैदल मार्च में नगर निगम उत्तर दक्षिण के महापौर सहित वार्ड पार्षद भी शामिल हुए हैं। साथ ही कलेक्ट्रेट पर समाज सेवी और कांग्रेस नेता अमित धारीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और सभा को संबोधित करते हुए अमित धारीवाल ने कहा कि पीएम मोदी के राज में आम लोग परेशान हो रहे हैं। किसान देश की आत्मा है। किसानों पर जबरदस्ती कृषि कानून थोपा जा रहा है। तो वहीं देश में महंगाई चरम सीमा पर है और देश के आर्थिक हालात भी खराब हो रहे हैं। उसके बाद केंद्र सरकार लगातार गलत फैसले लेती जा रही है और अमित धारीवाल ने कहा कि अब कांग्रेस कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, सड़क पर उतर करके गांधीवादी तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। आलू के चिप्स की आड़ में तस्करी कर एमपी से जोधपुर फलौदी ले जाया जा रहा था और टीम ने 12 जिले के फतेहपुर टोल नाके पर नाकाबंदी करते हुए ट्रक को पकड़ा है और तलाशी में ट्रक के अंदर 233 कट्टे में 4,836 किलो डोडा चूरा भरा हुआ था। इसकी बाजार कीमत करीब 96 लाख रुपए भी बताई जा रही है और टीम ने तस्करी के आरोप में जोधपुर निवासी रामनिवास पुत्र ओम प्रकाश बिश्नोई को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया और पूछताछ में तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। नारकोटिक्स ब्यूरो के उप आयुक्त विकास जोशी ने बताया कि आरोपी रामनिवास बिश्नोई जोधपुर की बाप तहसील का रहने वाला है और वह नशे की लती भी है। नशा मुक्ति केंद्र भी रह चुका है, लेकिन पहले वो बस चलाता था और पैसों के लालच में वो तस्करी का काम भी करने लगा। पिछले 2 साल से तस्करी का काम कर रहा था और उस चक्कर में 50,000 रुपये
मिलते थे। पूछताछ में ट्रक ड्राइवर ने एमपी के आगर से माल लाना बताया है और बार बार बयान भी बदलता रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज़ 19 के सुबह सवेरे की ओर। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी से खेला जाएगा। यह डे नाइट टेस्ट है जो पिंक बॉल से खेला जाएगा और भारत में यह दूसरा डे नाइट टेस्ट मैच होगा। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ ईडन गार्डन्स में डे नाइट टेस्ट मैच खेला था। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है जिसका उद्देश्य लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध करवाना है। लेकिन इस योजना के तहत अब दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद में घर खरीदना महंगा पड़ेगा। गाजियाबाद में पीएम आवास योजना वाले मकानों के दाम में 1.5 लाख रुपए की बढ़ोतरी की गई है और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने समाजवादी आवास योजना के मकानों की कीमत 15% तक बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मटुआ समुदाय फिर प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में आ गया है, जो 2 साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान आया था। आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय अपना बंगाल का चुनावी अभियान 100 वर्षीय बोरोमा वीणा पाणी देवी का आशीर्वाद लेकर के शुरू किया था। बोरोमा के परिवार का मटुआ समुदाय पर होल्ड माना जाता है। इसी के चलते बीजेपी ने तब इस परिवार के शांतनु ठाकुर को टिकट दिया था, जो कामयाब कदम साबित हुआ। कपिल देव के बाद 100 टेस्ट खेलने वाले दूसरे भारतीय तेज गेंदबाज बनने की दहलीज पर खड़े ईशांत शर्मा ने कहा कि उनका टेस्ट करियर इतना लंबा इसलिए ही हो सका कि वह समझते थे कि कप्तान उनसे क्या चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने जहीर खान का भी जिक्र किया है। ईशांत शर्मा ने कहा, मैं जहीर खान से बहुत कुछ सीखता हूँ। मैंने उनके काम से सीखा है। मैंने टीम में खेलने वाले सभी से कहा है कि अगर आप अपनी फिटनेस पर काम करते रहेंगे तो इनाम आते ही रहेंगे। ईशांत ने बांग्लादेश के खिलाफ 18 वर्ष की उम्र में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। वित्त एवं कॉर्पोरेटिव मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के बाद में मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बिलासपुर में मीडिया से कहा कि पश्चिम बंगाल में दीदी की भ्रष्ट तृणमूल सरकार और कोयले घोटाले में लिप्त उसके भतीजे के भ्रष्ट राज से जनता को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के बोलबाले के चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लचर कार्यशैली के कारण तृणमूल कांग्रेस का जाना होना 100% तय है।